हाँ, लिखे थे कि नहीं लिखे थे कल कुछ? कहाँ तक देख लिए थे? लास्ट क्या देखे थे? लास्ट क्या देखे थे? सचिव, वित्त सचिव ना? नाम याद है? क्या नाम था? याद रखना ना। हो सकता है अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला हो तो बिल्कुल पूछेगा, चांस पूरा बनता है। ठीक है, पर हाँ पीएससी में कम चांस बनता है, पर पूछ लिया तो इसलिए याद करते चलना। ठीक है, देखें नया करंट। चलिए, आज का करंट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज यूएस ओपन देखेंगे अपन, और साथ में पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुए। पेरिस ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वो भी बता दूंगा। पेरिस ओलंपिक पहले हो चुके हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा खेलता है ना, वो वाले हो चुके हैं, उसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, एक छोटा विराट कोहली मिला है, देखे हो? नवदीप, हाँ वो वाला देखेंगे अपन। ठीक है। वायरल हुआ था अभी, देखो कई लोगों को वो भी नहीं पता है, रील्स भी देखते हो तो दिन भर नाचने वाली। हाँ, तो कहाँ से पता चले? जो रील्स देखनी चाहिए एक्चुअल में वो देखो तो थोड़ा नॉलेज मिले। अब अपने को हाँ, अभी सभी से मिले, सभी से मिले, उनका ज़्यादा वायरल हुआ क्योंकि वो वहीं से वायरल हो गए थे। ठीक है, वो पेरिस ओलंपिक से ही वायरल हो गए थे, इसलिए उनकी रील ज़्यादा वायरल गई। जो प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे थे, क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, इतने बड़े हैं वो, तो उनको यदि प्रधानमंत्री को कैप पहनाना था तो प्रधानमंत्री क्या किए, नीचे बैठ गए और उनको फिर कैप पहनाने बोले। ठीक है, इसलिए वो रील और वायरल हो गई। बाकी लोग तो हैं ही, अपने आप में मिसाल तो हैं ही। बताओ कि आपका पैर है, फिर भी आप 6 फीट ऊपर नहीं कूद पा रहे हो, और वो बिना पैर के एक पैर में 6 फीट ऊपर कूद रहा है। जिनके आँख नहीं है वो सटीक 10 on 10 मार्क कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रैक्टिस लगी होगी। एक बच्ची है, अभी देखेंगे उनका नाम, उनका पैर नहीं, सॉरी हाथ नहीं है, वो आर्चरी करती हैं और वो पैर से करती हैं, और वो भी एग्जैक्ट 10 कर रही थी। ठीक है, तो ऐसा पैशन होना चाहिए लाइफ में। यदि ये मिल गया ना तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। कि आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, पर उसमें डेडिकेशन ऐसा हो कि आपके बाद कोई वैसा कर ही नहीं सके, तब तो मज़ा है करने में, है ना? तो ऐसे लोग से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई इंडिविजुअल ऐसा बन जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, है ना, और अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना बैकग्राउंड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सीलेंट सक्सेस ही मिले आपको। पर हाँ, ये पक्की बात है कि आप यदि ऐसे रोल मॉडल रखते हो तो ये पक्की बात है कि आने वाले समय में कुछ तो जीवन में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कि लोग बिना मतलब किसी कमी के साथ जब इतना अच्छा कर सकते हैं, तो आपके पास तो हर वो चीज़ है जो ज़रूरत की है ना? तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। बस ज़रूरत किस चीज़ की, कि अपने आप पे भरोसा हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब तो बात बन जाएगी। और नहीं तो फिर तो क्लास तो रोज ही आ रहे हैं, है ना, पढ़ा तो सर रोज ही रहे हैं। देखें आगे, अगला करंट ले रहे हैं। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। क्रोएशिया एक देश है जहाँ पर भारत के नए राजदूत की नियुक्ति की गई है, और उनका नाम है अरुण गोयल। ठीक है, क्या नाम है इनका? अरुण गोयल। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के नए राजदूत क्रोएशिया में किसे बनाया गया है, तो केवल नाम ही याद रखना है इनका। नाम क्या है? अरुण गोयल नाम है, जो कि हमारे राम जी का भी नाम था। ठीक है, किसमें? रामायण में, है ना? नहीं जानते? वो गोविल थे, ये गोयल हैं। नहीं जानते? जानते हो ना, अरुण गोविल को जानते हो? हाँ, जो 90s वाले होंगे वो ज़्यादा अवेयर होंगे।
है ना, क्योंकि उन्होंने देखा होगा रामायण। ठीक है, तो वहाँ से अपन रिलेट करके याद रखेंगे अरुण गोयल का नाम। और ये क्या बने हैं, क्रोएशिया में नए राजदूत बने हैं, नए एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रोएशिया के, जो कि भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है क्या, बाकी इनकी जानकारी है। राजकुमार श्रीवास का स्थान लेंगे। इसके पहले जो थे वो कौन थे, राजकुमार श्रीवास थे, तो उनकी जगह अरुण गोयल को बनाया गया। ये कम पूछा जाता है, संभावना है कि ना पूछा जाए आपसे, पर जानकारी के लिए आपके मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसके पहले कौन थे, तो रामकुमार श्रीवास्तव थे। ठीक है, ये कब तक रहे, तो 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2000, सॉरी ये इनके बारे में, अरुण गोयल के बारे में, कि ये इस टाइम पे क्या बने थे, चुनाव आयुक्त बने थे। इसके पहले मतलब, ठीक है, जो ये एम्बेसडर बनने के पहले क्या थे, तो ये चुनाव आयुक्त के रूप में क्या कार्य कर रहे थे। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। ठीक है, याद रहेगा नाम अरुण गोयल। अगला जो हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन है ये है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है स्पेशली इसी प्रजाति के लिए। ठीक है, जो ये आपको दिख रही है ईगल की ही एक प्रजाति है जिसको क्या बोला जाता है, जटायु। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध, जिसको हम जटायु कहते हैं सामान्य भाषा में, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, एशियाई किंग गिद्ध। ठीक है, बात समझ आ रही, हाँ ना बोल दिया करो ना, तो मेरे को ऐसे संतुष्टि होगी कि हाँ सुन लिए ऐसे करके। ठीक है, तो एटलीस्ट हाँ बोल लिया करो। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, एशियाई किंग गिद्ध, और इसके लिए अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, जिसको JCBC कहते हैं। ठीक है, स्थापित की जा रही है, जो कि दुनिया में अपने आप में पहला है। ऐसा कोई पर्टिकुलर, देखो बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्पीसीज एक जगह पर स्टोर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर इसी के लिए ऐसा कोई जगह नहीं थी, ये पहली बार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बात समझ आई, तो इसलिए आपसे पूछ सकता है कि जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे यूपी में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में पहला है, इसका मतलब ज़्यादा संभावना है कि इसको पूछे। और यूपी में कहाँ बन रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले में बन रहा है। महाराजगंज यूपी में कहाँ पर, महाराजगंज। तो आपको मेनली तो स्टेट ही याद रखना है, जिला शायद ना पूछे, पर यदि साथ में दिया हो तो आप बता सकते हो कि महाराजगंज जिले में 1.5 हेक्टेयर भूमि में इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का नाम। ठीक है, कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ये आपको नहीं भी याद रहा कि ये 1.5 हेक्टेयर में है तो भी चल जाएगा, पर कई बार यदि CGPSC लेना चाहे तो वो मज़े ले लेता है। ठीक है, तब वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट में, कि आपको पहला स्टेटमेंट दिया रहेगा कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है, ये स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है, इसका एरिया 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ऐसे खेल PSC कई बार खेल लेता है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बड़ी है, हो सकता है कि PSC तक आपको ये याद रखनी पड़ जाए। ठीक है, अपने आप में पहला है और पूरे वर्ल्ड में पहला है, तो इसलिए चांस बन सकता है। ठीक है, आगे देखें, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगली जो इन्फॉर्मेशन है, कहती है भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसके पहले भी देखे थे क्या कोई, वरुण देखे थे, है ना। ऐसे ही हर देश के साथ ज़्यादातर जो जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो वर्ल्ड वॉर हो गया, है ना, तो कोई ना कोई देश हमारा मित्र बनेगा और कोई दुश्मन बनेगा।
तो जो बाकी के देश होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन सही हो हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं कि उनके जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका वो यूज़ कैसे करेंगे और हम उसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इसलिए हम ये युद्ध अभ्यास करते हैं। ऐसा ही एक युद्ध अभ्यास किसके साथ कर रहे थे हम, ओमान के साथ। ठीक है, देश कौन सा है, ओमान। और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, अल नहाज। ठीक है, सॉरी नजाह, अल नजाह, ये इसका नाम है। तो आपसे युद्ध पूछा जाएगा, मतलब युद्ध अभ्यास लिखा रहेगा एक साइड में, मतलब देश का नाम, और दूसरी तरफ उसके जो भी संस्करण है उसका नाम पूछा रहेगा। तो आपको मैच करने आएगा, जैसे फ्रांस के सामने लिखा हुआ है अल नहाज, ओमान के सामने लिखा हुआ है वरुण लिखा हुआ है। अब आपको बोलेगा कि कौन सा किस में है, मैच करके बताइए, तो आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर 2024 तक। ठीक है, ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी पढ़ रहे हैं इसलिए याद रख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, कभी डेट नहीं पूछा है आज तक, आने वाले समय पूछने लग जाएगा तब सोचेंगे। ठीक है, पर अभी से डेट नहीं याद करते बैठे रहना, इतनी सारी डेट नहीं याद रख सकते अपन। तो ये याद रखना कि 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान में सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होगा। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, सिर्फ सुनना। ठीक है, इसको रटने की कोशिश नहीं करना है। इसके बाद इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 2 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सेना की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, नाम याद होना चाहिए कि ओमान के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, उसका नाम क्या है, अल नजाह। ठीक है, और इसके पहले फ्रांस के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका नाम क्या था, वरुण। ठीक है, ये आपको मैच करने के लिए आता है, तो ये आप याद करते चलोगे। बहुत सारे नाम मिलेंगे आने वाले समय में और युद्ध अभ्यास होंगे अभी, तो उन सब के नाम हमको याद होने चाहिए। ठीक, इसमें दूसरा आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूरी संभावना है कि आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेगा ही। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार का जो हेडक्वार्टर है, जो है राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, तो आने वाले समय में किसी न किसी पेपर में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, अजयपुरम, विजयपुरम, संजयपुरम, ऐसा नाम करके आपको देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको क्या जान रहे हैं हम, विजयपुरम के नाम से जान रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, है ना। इससे पहले प्रधानमंत्री 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान और निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला किया था। अब हमको 21 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको उनका नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि हाँ, जो अंडमान निकोबार है, ये इसके जो द्वीप समूह हैं, कई द्वीपों का समूह है ये, है ना। तो इसका नाम किसके नाम पर किया गया है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इसका नहीं, श्री विजयपुरम का नहीं, जो और भी आसपास लैंड होंगे ना, द्वीप होंगे, उनका नाम। ठीक है, याद रहेगा क्या। और स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछे तब हम विजयपुरम बताएंगे, क्योंकि वो राजधानी है उसकी, वो द्वीप नहीं है उसका। ठीक है, 2018 में भी जब पीएम मोदी अंडमान निकोबार पहुंचे थे, तब उन्होंने 3 द्वीपों का नाम बदलने का ऐलान किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, जो हैवलॉक द्वीप है, न्यूल द्वीप है और राज द्वीप है, इसका नाम बदल दिया था उन्होंने। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र कहा था कि हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा, और राज द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ये 3 आपसे पूछा जा सकता है। मतलब टोटल यहाँ पर इंफॉर्मेशन कितनी है मेरे लिए, 4 हैं या 5 कह लीजिए। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन कि पोर्ट ब्लेयर को किस नाम से जाना जा रहा है, पहला इंफॉर्मेशन श्री विजयपुरम। दूसरा याद रखना है कि जो 21 द्वीप हैं यहाँ पर, उनके नाम किनके नाम पर किए गए हैं, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए गए हैं। और फिर हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और राज द्वीप का नाम बदला गया है, जिसमें से पहले हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो स्वराज द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो शहीद द्वीप रखा गया है। और फिर लास्ट में
राजद्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके प्री के लिए, पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जो मेंस दिलाने की टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो ऐसे में पूछ सकता है। जैसे पहला, महिला सशक्तिकरण के लिए अपराजिता बिल या किसी भी बिल का प्रकार कैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण या फिर महिला अपराध, महिलाओं के लिए बढ़ते अपराध या बच्चों का शोषण, इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। किसमें? पेपर 2 मेंस के, जिसमें निबंध पूछता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो सकता है कि अभी जो इंडिया है वो सिलिकॉन चिप बनाने की तैयारी कर रहा है इंडिया में, जो कि अभी तक कहाँ होता था? या तो ताइवान में होता था, या तो उसको कोरिया में बनाया जाता था, या तो चीन में बनाया जाता था। और उसका कहना है कि यदि चीन से हमको बचना है, यदि हम चाहते हैं कि चीन हमको ओवरटेक ना करे, तो उस कंडीशन में हमको सिलिकॉन चिप कहाँ पर बनवानी पड़ेगी? इंडिया में। जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं ना, जो आपके मोबाइल यूज़ करते हो, हाँ, उसमें लगते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए यहाँ पर नया सेटअप लगाने की बात चल रही है। तो आपसे उसके भविष्य के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बिजनेस, या फिर बिजनेस ना भी पूछे तो भविष्य में भारत से रिलेटेड भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, इस संबंध में आपको निबंध या ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। क्योंकि लगातार ये 1.5 सप्ताह से ऊपर न्यूज़ बन चुकी है जब प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये 2 चीज़ें याद रखनी ही रखनी है ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप टारगेट कर रहे हो मेंस दिलाने का अभी, और जिनका टारगेट बाद में है तो वो फिर उस समय देखेंगे। ठीक है, वो भी लेकिन ट्राई करें। मैं कहता हूँ कि आप कोई भी जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उसके संबंध में कम से कम 1000 शब्द लिख के तो रखें, ताकि आपकी आदत डेवलप हो जाए कि ऐसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी पृष्ठभूमि। ठीक है, बैकग्राउंड। तो उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये अभी बनाता कौन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अभी कौन कौन से देश इसके प्रमुख हैं। ठीक है, और इसमें भारत की स्थिति क्या है, ये 3 पॉइंट को आपको कहाँ पर समराइज करना पड़ेगा? पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड बताते समय। ठीक है, दूसरे में आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा, जो कि आपको करंट से मिल जाएगा कि भाई इसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन को रोकना, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं सेमीकंडक्टर्स के उत्पादन में, तो ये सब इसके उद्देश्य में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या हैं, भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होंगे, हमको क्या क्या इससे परेशानियाँ आएंगी। बात समझ आया? ये 2 चीज़ बताए। आप जब भी ऐसे लिखोगे तो ये 2 पॉइंट तो डालना ही डालना है कि समस्या, क्या क्या समस्या आने वाली है और क्या क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि जो हमारा पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें ये 2 चीज़ मैंसनड है हमारे जो सिलेबस है उसमें, तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड कीजिए उसको, और कंक्लूज़न में अभी तक सरकार ने उस पर क्या क्या प्रयास किया है, और साथ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए सुझाव। ये लास्ट में आप कंक्लूजन में डाल दोगे, जिसको आप उपसंहार कहते हो। ठीक है, इस पैटर्न में आपको हर ऐसे को लिखने की कोशिश करनी है, चाहे वो अभी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप नारी सशक्तिकरण की बात कीजिए। ठीक है, और इसमें करंट का तड़का लगना चाहिए कि आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो आप बंगाल में अपराजिता बिल आया है ये बताओगे, नया और कौन सा बिल आया है, कहाँ पर क्या, जैसे महिला आरक्षण आया है 33%, वो सारी चीज़ उसमें दिखनी चाहिए। ये लगना चाहिए कि हाँ आप अवेयर हो कि आसपास क्या चल रहा है, तब तो आपके ऐसे में बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं। और नहीं तो फिर एवरेज मार्क्स तो सबको मिल रहे हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ, कॉलेज तो पास किए ही हो। ठीक है, तो अच्छा करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करो, ताकि वो चीज़ अच्छी बेहतरीन दिखे, जब आप लिखो तो लगे कि हाँ कोई मैच्योर व्यक्ति लिख के आ रहा है। ठीक है, आगे देखें, याद रहेगा ये हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप।
ठीक है, क्या क्या नाम हुआ है आप बताओ, क्या क्या नाम हुआ है? हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान पूरा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट फैक्ट, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये नया टैंक है जो हमारे स्वदेश निर्मित है, डीआरडीओ का हल्का टैंक जोरावर का सफल परीक्षण इन्होंने किया है। डीआरडीओ हमारी साइंस एंड टेक की बॉडी है। ठीक है, ये नए नए इन्वेंशन करते रहती है। और इन्होंने क्या बनाया है? टैंक बनाया है। टैंक मतलब ये टैंक, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। ठीक है, टंकी नहीं बनाए हैं, है ना। टैंक मतलब टंकी नहीं समझ लेना, टंकी बना के आ गए डीआरडीओ वाले। क्या काम किए, तो वो मेरे यहाँ का बढ़ाई भी बनाता है ना। टंकी नहीं है भाई, टैंक मतलब ये वाला टैंक है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखे हैं हम? जोरावर। इसकी विशेषता क्या है? जोरावर टैंक उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर देखो, जहाँ पे भी स्लोप होगा ना, वहाँ पे आप भारी चीज़ नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा टैंक है जो कि हल्का है, इसलिए इजीली जो पहाड़ी वाले एरियाज है वहाँ पर चढ़ सकता है, इसलिए इसको बनाया गया। तो जोरावर टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में तैनाती में सक्षम है। अभी तक हमारे साथ परेशानी ये थी कि जो टैंक्स होते हैं बहुत भारी होते हैं, तो इनको यदि आप पहाड़ में चढ़ाओगे तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए हम एक नया टैंक बनाए हैं, जोरावर। ठीक है, जोरावर नाम रखे हैं इसका, और ये पहाड़ी इलाकों में भी चढ़ने में सक्षम है। यह न केवल पहाड़ी इलाकों के लिए एक बेहतरीन टैंक है, बल्कि रेगिस्तान वाले इलाकों में भी इसने अपना प्रभाव दिखाया है। रेगिस्तान में जनरली क्या होता है, टैंक धंस जाते हैं, भारी हैं, क्योंकि तो ना ऊपर चढ़ सकते हैं ना रेगिस्तान में चढ़ सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में जैसे ही जाएगा रेत खुदती जाएगी और वो अंदर चले जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि वो वेट कम है तो वो उसमें ट्रेवल आसानी से कर सकता है। तो ये दोनों जगह पे हमारे काम आने वाला है। जोरावर को लॉर्सन एंड ब्रूटो लिमिटेड के सहयोग से डीआरडीओ की एक इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। हमको क्या याद रखना है? एक हल्का लड़ाकू विमान, या लड़ाकू विमान कह रहा हूँ, एक हल्का टैंक याद रखना है जिसका नाम क्या है? जोरावर है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये पहाड़ और रेगिस्तान दोनों में चल सकता है। बस इतने ही हमारे इम्पोर्टेंट की चीज़ है, काम की चीज़ है। ठीक है, याद रहेगा। जोरावर ले जाओ, आज कहीं भी घुमा उमा के ले आओ बिलासपुर में, जोरावर को चला के देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो मंगवाता हूँ मैं अभी, पर किसी को उड़ाना नहीं है यहाँ। ठीक है, नहीं तो पता चला चलाने मिला और लेके एक आध को निपटा लिए। ऐसा नहीं करना है। ये यूएस ओपन, ये कह रहा था मैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इससे पक्का है कि क्वेश्चन आएगा, इससे या पेरिस ओलंपिक से। ठीक है, तो इसको हमेशा याद करके चलना है। पढ़ के कौन बताएगा मेरे को नाम? तो हाथ खड़े कर दो भैया। ठीक है, जीतने वाले का नाम पढ़ के बताना पड़ेगा, देख के ही पढ़ना है, पर पढ़ के बताना पड़ेगा। ठीक है, यूएस ओपन के बारे में देख लेते हैं। कब से कब तक हुआ था ये? पहले 19 अगस्त से 8 सितंबर तक चला है ये। 8 सितंबर को ख़त्म हुआ है। कहाँ पर हो रहा था? तो फ्लशिंग मीडोज, क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में हो रहा था। फ्लशिंग मीडोज वहाँ का एक शहर है, एक जगह है न्यूयॉर्क की, है ना। वहाँ पर ये आयोजन हो रहा था, यूएस ओपन। ठीक, याद रहेगा। यूएस ओपन कहाँ हो रहा था, कब हो रहा था, ये सेकेंडरी ऑप्शन है कि कम पूछता है, पूछ सकता है पर कम पूछता है। ज़्यादातर पूछेगा कि इसके विजेता कौन है, उपविजेता कौन है, अलग अलग संस्करण में। जैसे मेन सिंगल में कौन जीता है? तो इसके विनर हैं जेनिक सिनर। ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली के हैं, इटली के नहीं हैं। ठीक है, इटली के हैं। हाँ, ठीक है। जेनिक सिनर कहाँ का है? इटली का। ये किसको हराया था? तो ये टेलर फ्रिट्ज को हराया था। टेलर फ्रिट्ज को हराया है। और टेलर फ्रिट्ज कहाँ का है? ये यूएसए का है। तो आपको देश और साथ में खिलाड़ी का नाम दोनों ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कई बार
खिलाड़ी किस देश से है ये पूछ देता है ना। जैसे बहुत बार पूछा है कि राफेल नाडाल किस देश से खेलते हैं। बात समझ आई। इस बार राफेल नाडाल तो जीता नहीं, ना ही जोकोविच जीता, तो अब वो क्वेश्चन तो रह गए, है ना। लेकिन इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रैंड स्लैम में हमको नए लोग मिले हैं बहुत समय बाद, ठीक है। नहीं तो जनरली हम अल्कारेज, नवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, इन्हीं लोगों का नाम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। इस बार जो है हमको नया कोई ग्रैंड स्लैम में मिला है, ठीक है। याद रहेगा इसका नाम। जेनिक सिनर कहाँ से हैं? इटली से हैं। और ये किसको डिफीट किए हैं? टेलर फ्रिट्ज को डिफीट किए हैं, जो कि यूएसए के थे, ठीक है। वहीं पर महिला में यदि बात करें, वुमेन्स में बात करें, तो इनका नाम है आर्यना साबालेंका, ठीक है। आर्यना साबालेंका, ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। ये विजेता हैं, ठीक है। अपने को पहले ये 4 नाम ही याद करने हैं जो ऊपर दिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इसके नीचे जो देखेंगे मिक्स्ड डबल या वुमेन्स डबल या मेंस डबल, उसके नाम याद हो गए तो ठीक है ना, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि बहुत कम पूछता है, पर हाँ कई बार पूछा है, तो आपके ऊपर है कि आप कितना रट सकते हो। लेकिन ये 4 नाम किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे आप कितना भी कम रट के जाओ, ठीक है। एक तो सिनर का नाम याद होना चाहिए, जेनिक सिनर का, और दूसरा आर्यना साबालेंका का नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये दोनों विजेता हैं, एक पुरुष में एक महिला में। और ये हराए किसको हैं? तो टेलर फ्रिट्ज को हराया एक, और एक जेसिका को हराया है, हराई है मतलब, ठीक है। याद रहेगा। तो इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है चारों का, और इसके बाद आगे देखते हैं। यदि आप लिख पाए तो लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। वुमेन्स डबल की बात करेंगे, मेंस डबल, सॉरी। लिख लिए? देखें, मेंस डबल, मेंस डबल में ऑब्वियस सी बात है कि 2 लड़के एक साथ मिलकर 2 लड़कों को हराएंगे, ठीक है क्या। तो इसमें जो विजेता रहे हैं वो कौन रहा है? मैक्स पॉर्सेल रहे हैं, और इनका साथ कौन दे रहे थे? जॉर्डन थॉमसन, ठीक है। जॉर्डन थॉमसन, ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों ऑस्ट्रेलियन हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, ठीक है। सदमे में क्यों चलेगा? हाँ, टेबल टेनिस, ये जो ग्रैंड स्लैम देख रहे हैं, ये ग्रैंड स्लैम, सॉरी टेबल टेनिस बोल रहा हूँ, लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस में खेला का ये एक सीरीज़ है। जैसे अपन इंडिया देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप खेलती है, वैसे ही समझ लो ये वर्ल्ड कप है। ये 4 होते हैं एक साल में, ठीक है। पहले का नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे को बोलते हैं फ्रेंच ओपन, तीसरे को बोलते हैं विम्बल्डन, और चौथे को बोलते हैं यूएस ओपन। ये अलग अलग टाइम पे होते हैं, जैसे जनवरी से शुरू हो रहा है तो अलग अलग महीने में होते हैं। जैसे पहला हो गया जनवरी में, दूसरा हो गया मई में, तीसरा हो गया सितंबर में, और चौथा हो गया अभी, सॉरी चौथा सितंबर में, और एक ये सितंबर में हुआ ना, अभी हो रहा है ना भाई, तो इसका इससे पहले हुआ होगा, मतलब जो विम्बल्डन हुआ था वो कह रहा हूँ, ठीक है, जुलाई के आसपास। हर साल होते हैं चारों ग्लैंड स्लैम, हर साल होते हैं, और 4 ग्लैंड स्लैम शुरू होते हैं, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया ओपन ही पहले होगा, ठीक है, जो कि जनवरी के माह में शुरू होगा, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक एक ग्रैंड स्लैम होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है जब इसके, ये तो पहली बार हुआ है कि कोई नया खिलाड़ी जीत रहा है, नहीं तो कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम एक ही साल में जीते हुए हैं, ठीक है। तो ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है, यूएस ओपन। इसके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से एक ये है। इसकी डिटेल मैं आपको कभी बता दूंगा क्लास में, ठीक है, कि कब से शुरू हुआ, कैसे खेला जाता है, कौन इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पर फिलहाल अभी जो हमारे करेंट के लिए ज़रूरी है वो इन चारों का नाम है। और मिक्स डबल में मैक्स पॉर्सेल, जॉर्डन थॉमसन, और ये हराए किसको हैं? केविन और टिम को, ठीक है। केविन और टिम का याद रखना। ये कहाँ से हैं? तो ये दोनों जर्मनी से हैं। लिख पाए इतना? आगे देखें, इसी के आगे वुमेन्स डबल की बात करें। अभी मेंस डबल देखे थे, ठीक है। और वुमेन्स डबल की बात करें तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये नाम जो पढ़ सकता है पढ़ लो, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। नाम लिखा हुआ है सामने। हाँ, क्या पढ़ते हैं मेरे को नहीं पता, बस ये पता है कि यूक्रेन की है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? हाँ
लिख लीजिए, आएगा, हिंदी में सर्च कर लेना और लिख लेना, ठीक है। बता देता हूँ। इतनी खुशी। हम्म। ये नाम तो नहीं दिखा रहा है। मिला क्या किसी को? देख के लिख लेना, ठीक है। नाम इनका हिंदी में, फिलहाल इंग्लिश में नोट करके रख लो। मिला? बोलो। हाँ, ठीक है, तो नाम लिख लो भैया, अपने हिसाब से सर्च करके लिख लेना। वैसे ये पूछा नहीं जाता, पर क्योंकि एक साथ बता रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है क्या। आपको मेन आर्यना सबलेंका का नाम याद रखना है, और उसके पहले जो अपन मेंस में देखे, ठीक है, सीनियर का नाम याद रखना है। और यहाँ पर मिक्स डबल में भी है सारा अरानी और एंड्रिया वावासोरी, ठीक है। एंड्रिया वावासोरी, ये दोनों कहाँ से? इटली से हैं। और वहीं पर डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड, ये अमेरिका से हैं, ठीक है। ये नाम अपने को याद रखने। मेन 4 नाम हैं, वो जो भूला तो उसको कूट डालूंगा मैं, ठीक है। सारी मेहनत उसी के लिए। मिक्स डबल नहीं पूछा जाता, रेयर है कि पूछा जाए, पर यदि पूछ लिया जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें। अब इसमें क्या याद रखना है कि ये जो सीनर की, जो सीनर जीता है, मतलब मेंस, मेंस जीता है ना, सीनर नाम पढ़े ना भाई, है ना। तो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये वो यूएस ओपन में यह जीत सीनर के दूसरे ग्रैंड स्लैम है उसका, जो ये जीता है वो, ठीक है। इस साल की शुरुआत में वो 2024 में क्या जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन, बताया था ना कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और यूएस ओपन जीता है। ये तो आपको ये भी याद हो गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है। यदि आपसे अब ये पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, तो आपको एक ही नाम याद करना है सीनियर का, जो कि दोनों जगह पे आपके काम आ जाएगा। बात समझ आई क्या क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद इसके बारे में अगली बात यह है कि ये मौजूदा विश्व नंबर 1 जेनिक सीनर ने ओपन एरा में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति हैं। मतलब ये अपने घर, मतलब अपने देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, ये खिताब जीत रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जेनिक सीनर का नाम, क्योंकि इसके पहले कोई इतालवी ऐसा नहीं था जो कि ग्रैंड स्लैम जीता हो, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रहेगा जेनिक सीनर? याद रहेगा। 2 ही नाम तो याद रखना है, एटलीस्ट 2 तो रख ही लेना, जेनिक सीनर और आर्यना साबालेंका का। ये 2 नाम तो याद रखना है। किसको डिफीट किया नहीं भी रहेगा, चलो ठीक है मान ले, लेकिन कर लेना जितना ज़्यादा हो सके, उतनी ज़्यादा चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है। आगे देखें, ये लिख लिए, आगे देखते हैं। ये साबालेंका के बारे में, आर्यना साबालेंका, ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। यूएस ओपन में यह जीत तीसरी ग्रैंड स्लैम थी। इससे पहले उन्होंने 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है। इसके पहले वो क्या क्या जीती है याद रखें, क्योंकि ये लोग नए खिलाड़ी हैं जो क्या जीत रहे हैं, ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं।
इसलिए ये ज़रूरी है कि हमको पुराना रिकॉर्ड पता हो कि ये अभी तक जीता क्या क्या है। तो वो जो जेनरिक था वो क्या जीता था, जेनरिक सिनर केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ये उसका दूसरा खिताब हुआ ना यूएस ओपन। इसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, और वहीं पर आर्यना सबालेंका 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है और पहली बार यूएस ओपन जीत रही है। ठीक है क्या, इसी साल 2024 में पहला यूएस ओपन जीती है, तो ये उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। अब थोड़ा सा यूएस ओपन के बारे में देख लेते हैं। यूएस ओपन को कैलेंडर वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होने का गौरव प्राप्त है। जैसा कि मैं आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, और विंबलडन के बाद यूएस ओपन होगा। तो ये ऑलरेडी चौथा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये 1881 से शुरू हुआ है, जो इस दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस चैंपियनशिप में से एक बनाता है। मतलब ये सबसे पुराना टेनिस चैंपियनशिप है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में। इसके बाद जो अगली चीज़ याद रखनी कि 1978 से यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जो मतलब जिस ग्राउंड में ये खेला जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कोर्ट कहा जाता है। एक इससे पहले होता है विंबलडन, जो कि ग्रीन कोर्ट में खेला जाता है, जहाँ पर घास होती है। ये हार्ड कोर्ट है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर हार्ड होगा भाई, जो ज़मीन है वो हार्ड होगी। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है, हार्ड कोर्ट कहा जा रहा है। ये ग्रैंड स्लैम सर्किट की एक अनोखी चुनौती को जोड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्ट हार्ड हुआ, मतलब आप जब हिट करोगे तो वो बॉल ज़्यादा तेज गति से आपके साइड ट्रेवल करेगी, तो इसको जीतना आसान नहीं होता है ना। और चारों फॉर्मेट को जीतना तो और आसान नहीं होता है, क्योंकि चारों फॉर्मेट की गेंद अलग तरीके से ट्रेवल करती है। तो एक ही खिलाड़ी को यदि चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ऐसा अभी नहीं हुआ है, पहले हो चुका है, उसके बारे में डिटेल कभी और बता दूंगा। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पर खेला जाता है यूएस ओपन, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कब से चालू हुआ, 1881 से चालू हुआ। हार्ड कोर्ट में कब से खेला जा रहा है, 1978 से खेला जा रहा है हार्ड कोर्ट में। और इस बार दोनों के विजेता कौन रहे हैं, पुरुष और महिला वर्ग में। तो पुरुष वर्ग में याद रखना है जेनिक सिनर, और महिला वर्ग में याद रखना है आर्यना सबालेंका। याद रहेगा यूएस ओपन, इतनी जानकारी यूएस ओपन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक, ये पैरा ओलंपिक है ना। पेरिस ओलंपिक इसके पहले हुआ था, जस्ट वो ख़त्म हुआ और उसके बाद पैरा ओलंपिक चालू हुआ है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारा डिटेल है इसमें। जैसे पैरा ओलंपिक चालू कब से कब तक हुआ था, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये फ्रांस की राजधानी में, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ये लिखा हुआ है ना पेरिस, हाँ यही राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा था। और यहाँ पर कितने लोग गए थे, तो भारत से 84 पैरा एथलीट गए थे। ठीक है, 84 पैरा एथलीट गए थे, ये याद रखना। पहली लाइन, कितने एथलीट गए थे यहाँ से, 84 गए थे, जो कितनी डिसिप्लिन में थे, 12। ठीक है, 12 अलग अलग खेलों में भाग लेने गए थे। 84 लोग गए हैं, और ये 84 कितने खेल खेलते हैं, तो 12 अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने खेलों में भाग लिया था। 12 खेलों में भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। याद रहेगा क्या, हाँ बोर हो रहे हो, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों, ये आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना। ठीक है, क्या क्या, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार पार्टिसिपेट किया है इंडियंस ने। ठीक है, 3 नए खेलों में भाग लिए हैं भारतीय, कौन कौन से, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। याद रहेगा, साइकिलिंग, रोइंग और जूडो, ये 3 ऐसे खेल थे जिसमें भारतीय पहली बार भाग ले रहे हैं। याद रहेगा क्या, आगे देखें। 2024 जो पैरा ओलंपिक हुए, इसमें जो अभी भारत का प्रदर्शन था वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था आज तक का। क्यों ऐसा बोल रहे हैं,
क्योंकि पहली बार हम कितने पदक जीते हैं, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं ना, पैरा ओलंपिक में 29 पदक आए हुए हैं। कौन कौन से पदक हैं, तो इसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। ठीक है, कितने गोल्ड हैं, 7, कितने सिल्वर हैं, गया, ठीक है, 9 सिल्वर और 13 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अभी देखेंगे किसको क्या क्या मिला, एक एक करके पहले कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पहला नाम याद रखेंगे अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल अभी तक कोई नहीं जीत पाया था। पहली बार कौन जीता है, अवनी लेखरा जीती हैं। उन्होंने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्टैंडिंग SH1, ये SH1 क्या है, ये इनकी डिसेबिलिटी का टाइप है। ठीक है, ये पूछेगा नहीं आपसे SH1 डिसेबिलिटी है कि N1, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बस उनका नाम याद रखना है। 2 गोल्ड जीती हैं ये याद रखना है। कौन से इवेंट में जीती हैं, तो 10 मीटर एयर राइफल में जीती हैं, ये याद रखना है। याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा। शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब को भी डिफेंड किया। जो ये शूटिंग की वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई और साथ में 2 गोल्ड जीती। पहला नाम याद हुआ, किसका नाम है, अवनी लेखरा। 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। कौन सा खेल खेलती हैं, एयर राइफल 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की दूरी से आपको शूटिंग करनी होगी एयर राइफल में। ठीक है, एयर राइफल मतलब देखना, वीडियो देख लेना। ठीक है, अच्छा एक बचा हुआ है क्या इसके नीचे, हाँ, भारत में पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ठीक है, एथलेटिक्स में भी इस बार मेडल आया है। तो कौन कौन थे वो, धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने पुरुष के क्लब थ्रो में F51 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। क्या क्या नाम याद रखेंगे, धर्मवीर और प्रणव सूरमा, प्रणव सूरमा। ठीक है, धर्मवीर और प्रणव सूरमा, ये किस में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में जीते हैं। क्लब थ्रो होता है एक खेल, उसमें। यदि सबकी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल देख सकते हो और देखना भी चाहिए एटलीस्ट एक बार, ताकि इवेंट याद हो जाए कि वो कौन सा खेल खेलता है। ठीक है, जैसे आप एक बार यदि अवनी लेखरा को देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा खेल कोई खेल रही थी जिसका नाम अवनी लेखरा। ठीक है, तो खेल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उससे रिलेटेड व्यक्ति को सर्च कर लो यूट्यूब पे और एक बार उसका इवेंट देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम याद करना है तो धर्मवीर और सूरमा, है ना, क्या सूरमा, प्रणव सूरमा। ठीक है, याद रहेगा। धर्मवीर ने 34.92 मीटर का एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। ये याद नहीं रहेगा तो चल जाएगा, पर नाम नहीं भूलना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री सेलिब्रेट करवाए हैं और ज़्यादा शाबाशी दी हैं पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक वाले खिलाड़ियों से। तो चांस है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, वो पैरा ओलंपिक से बनाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 खिताब जीतने के साथ एशिया रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, एशिया का रिकॉर्ड है जो ये अभी करके आए हैं वो, और भारत को 6ठा स्वर्ण दिलाया, जो पैरा ओलंपिक में भारत के सबसे ज़्यादा जीते गए स्वर्ण पदक हैं। टोटल 7 है, पर ये जबकि न्यूज़ थी तब की बात कर रहा हूँ, सबको एक जगह कंपाइल किया हूँ तो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि 6ठा क्यों बोल रहे हैं, अभी तो 2 ही पढ़े थे, है ना। तो ये जैसी न्यूज़ थी उसके हिसाब से उसको कंपाइल किया हूँ। अगला जो न्यूज़ है वो कहता है कि भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, ये आपसे पूछा जा सकता है, यही है, नहीं, नवदीप नाम है उसका। ठीक है, इस संदीप अंतिल भी भाला फेंक से रिलेटेड है और पहला ओलंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुष की भाला फेंक F64 में 70.59 मीटर के साथ शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है।
सुमित ने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा है ना। इसीलिए इस बार का जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि पहले पिछले बार से रिकॉर्ड भी ज़्यादा बने हैं, साथ में मेडल्स भी ज़्यादा आए हैं। अभी देखेंगे टोटल मेडल और एक बार। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। देख रहे हो हर जगह पे आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड दिख रहा है, इसलिए पैरा ओलंपिक में ज़्यादा चांस है कि आपसे क्वेश्चन बनाए, ठीक है, क्योंकि पहली बार काफ़ी चीज़ें हुई हैं और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के साथ हुई हैं, तो इसलिए आपसे पूछने की पूरी संभावना है। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। यह पैरा ओलंपिक की ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक, ठीक है। तो ये एक दिन में याद नहीं होना है ना, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन की ज़रूरत है, चाहे वो यूएस ओपन की बात हो चाहे पैरा ओलंपिक की बात हो। तो आपको जब पीडीएफ मिले तो इसको कई बार पढ़ना है, एक बार पढ़ के नहीं रख देना है, ठीक है, ताकि हमको इवेंट याद हो जाए कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा इवेंट खेला है और कितने मेडल्स उसको मिले हैं, ठीक। अगला देखें, कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते, जिसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थी, जो महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट है। मतलब वो दिमाग से कमजोर है, ठीक है, पर क्या जीती हैं, 400 मीटर की रेस जीती हैं वो। ये एक्चुअल में रेस कैसे होती है, तो आपका एक पार्टनर होगा जो आपको लेके दौड़ेगा साथ में, क्योंकि अब मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो अवेयर हूँ नहीं, है ना भाई, अब मेंटली वो डिस्टर्ब है ना, तो इसका मतलब वो ये नहीं जानती कि मैं खेलने आई हूँ, तो उसके साथ में एक व्यक्ति को दौड़ना पड़ता है जो उसका हाथ पकड़ के दौड़ता है, और उस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने मेडल लेके आई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि भारत ऐसा कुछ कर रहा है। और देखते हैं इसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी पीडीएफ में, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। अभी केवल बताने के लिए बता दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ये याद तो होगा नहीं, मेरे को भी पता है ना, 2 मिनट में इतना कर लेते तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है, आपकी बात नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। तीरंदाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। पैरा तीरंदाजी शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन, यही कह रहा था, शीतल देवी जो है ना, ये पैर से आर्चरी चलाती हैं, जो धनुष बाण होता है ना उसको पैर से चलाती हैं, इनके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो वो शोल्डर पे उसको टिका के और फिर पैर से मार्क करती हैं चीज़ों को, ठीक है। शीतल देवी बहुत हाईलाइट हुए हैं, बहुत इनके रील्स वायरल चल रहे हैं। शीतल देवी आप देखे होगे, भले उनका नाम नहीं पता होगा आपको, ठीक है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये अभी जो जीती हैं वो मिश्रित में जीती हैं, मतलब मिक्स डबल में जीती हैं। रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया, महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया है। बाद में भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। अब यहाँ पर जितने लोग भी जीते हुए हैं सबके नाम हैं, जैसे कि 8 नाम आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है, उनका खेल याद करना है, कौन सा इवेंट था और कौन सा मेडल था। तो आपका मेन जो काम है वो यहीं से रटने का चालू होगा। 29 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो प्रीति पाल का नाम पूछ दिया तो वो कौन सा खेल खेलती हैं ये पता होना चाहिए, और मेनली जितने लोग गोल्ड जीते हैं उनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है क्या, क्योंकि 29 पदक हैं तो ये संभावना है कि 29 के 29 हर इवेंट को आप याद ना कर पाओ। तो क्या करोगे, जितने लोग गोल्ड जीते हैं उनके नाम, उनका इवेंट और उनका मेडल आपको याद होना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी पता होनी चाहिए। और जो बाकी दिख रहे हैं उनका एटलीस्ट इतना कर लेना है कि नाम याद आ जाए और वो कौन सा खेल खेलता है ये पता चल जाए, ताकि यदि मैच करने के लिए दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या करना है याद रहेगा। एक और इन्फॉर्मेशन इसी की आगे की, ये आगे के नाम है, एक बार दिखा देता हूँ आपको।
ये सारे लोग हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, 29 मेडल हैं ये। ठीक है, अभी हटा रहा हूँ इसको, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ मिल जाएगा और प्रॉपर बना हुआ मिल जाएगा। ये नाम है, ठीक है, 29 नाम। इसको बाद में आपको रटना है, तुरंत नहीं हो पाएगा इसलिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, अरे एक पेज गायब हो गया इसका, चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि इसका ध्वजवाहक कौन था, मतलब फ्लैग लेके चलते हैं ना जब भी जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे इसका मोटो क्या था ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इस बार थीम क्या थी, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल। ठीक है, शुभंकर याद लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। शुभंकर, शुभंकर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शुभंकर मतलब मस्केट, ठीक है, हाँ मस्केट। अरे कोई लोगो बनाते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे कि चीता बना रहता है, शेर बना रहता है, एक पुतला सा बना हुआ रहता है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको मस्कट या शुभंकर बोलते हैं, उसको चालू करने वाला। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लो कोई विलुप्त होती प्रजाति का कोई जानवर है तो उसको बना दिए, इस टाइप से। नहीं समझ आया? ठीक है, हर इवेंट में कोई भी यदि खेल होता है तो उसका कोई एक मस्कट या शुभंकर होता है। इस बार क्या था पैरा ओलंपिक में, तो याद रखेंगे ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजन कैप को बनाया गया था। ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप, इस प्रकार की कैप होती है एक, ये ऐसी, इसको फ्रीजियन कैप कहते हैं। ठीक है, लाल कलर की होती है ये, कलर भी करके दिखाऊं, देखो कलर करके दिखाता हूँ। ठीक, ये ऐसी कैप होती है, फ्रीजियन कैप बोलते हैं। छोटी सी है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल फ्रीजियन कैप बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी में आँख वाँख बना दिए हैं उसको मानव आकार देने के लिए, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप। ठीक है, जो कि क्या थी, मस्कट या फिर शुभंकर थी पैरा ओलंपिक खेलों की। ठीक है, इस बार मोटो क्या था, तो गेम वाइड ओपन, मोटो लिख लेंगे। मोटो क्या था, गेम वाइड ओपन, ये मोटो था। याद रहेगा? हाँ, ये स्पेशली नोट करके याद रखिएगा ना। इसके बाद याद रखेंगे सेफ ऑफ द मिशन, सेफ ऑफ द मिशन, सेफ होता है ना, सेफ खाना बनाने वाला, वही सेफ ऑफ द मिशन। सेफ ऑफ द मिशन, शेफ ऑफ द मिशन। सेफ ऑफ द मिशन कौन था, तो नाम लिखेंगे सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश सांगवान, सत्य प्रकाश सांगवान, सत्य प्रकाश सांगवान। लिख पाए? लिख के बताऊं? लिख लिए ना, सत्य प्रकाश सांगवान, सेफ ऑफ द मिशन। सेफ ऑफ द मिशन क्या होता है, जनरली जो टीम जाती है ना, उस टीम के साथ एक व्यक्ति को भेजा जाता है जो उस टीम की केयर करता है, उनका खाना कैसा होगा, वो कितनी देर सोएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब केयर कौन करता है,
तो यही करता है, शेफ ऑफ द मिशन। ठीक है, साथ में जैसे कोऑर्डिनेट करना है कि दूसरी टीम कब आ रही है, उनसे कोई बात करनी है, तो वो भी कौन करेगा, शेफ ऑफ द मिशन करेगा। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम ध्वजवाहक। जो कोई भी सेरेमनी होती है तो जो सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं उस पूरी टीम की, जैसे 84 लोग गए इंडिया से, तो उस 84 लोगों में जो सबसे अच्छा खेलने वाले या फिर जिनके साथ कुछ उपलब्धियां जुड़ चुकी हैं, उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, हेड करने के लिए दिया जाता है कि वो अब क्या करेंगे, भारत का झंडा लेके चलेंगे, सभी खिलाड़ी उसके पीछे चलेंगे। ठीक है, तो उसको ध्वजवाहक कहा जाता है, याद रहेगा। तो ओपन सेरेमनी जब हुई थी, जब ये खेल शुरू हुआ था, उस दिन पर 2 लोगों ने किया था, और जब ये खेल समाप्त हुआ उस दिन पर 2 लोगों ने किया। तो दोनों का हमको अलग अलग नाम याद रखना है। तो ओपनिंग सेरेमनी में पहले लिख लेते हैं अपन कौन कौन थे वो। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में पहला नाम लिखेंगे सुमित अंतिल का। अभी देखे थे सुमित अंतिल, है ना। ये कब किए थे, तो ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग लेकर चल रहे थे। ये कौन से खेल से रिलेटेड है, तो भाला फेंक से रिलेटेड है, देखे ना अपन, जेवलिन थ्रो। हाँ, सुमित अंतिल का नाम याद रखना है, भाला फेंक। और इनके साथ थी भाग्यश्री यादव, ये शॉर्ट पुट खेलती हैं, भाग्यश्री यादव। ये क्या करती हैं, शॉर्ट पुट से रिलेटेड है, शॉर्ट पुट खेलती हैं। ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में थे, लेकिन जबकि जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो उनके नाम याद रखेंगे। हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी में अभी देखे हम उपलब्धि हासिल किए, गोल्ड मेडल जीते ना भाई, देखे ना लास्ट में नाम हरविंदर सिंह का। ये किस में है, तीरंदाजी, आर्चरी। ठीक है, और वहीं पर इनके साथ कौन थी क्लोजिंग सेरेमनी में, तो प्रीति पाल, ये भी एथलीट हैं, दौड़ती हैं, रनर हैं, एथलीट हैं, रनर हैं, इवेंट इनका रनिंग है और एथलीट हैं। ठीक है, क्या नाम है, प्रीति पाल। प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में, और वहीं पर सुमित अंतिल और भाग्यश्री ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में। इनका नाम याद रखना है। आपसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो ज़्यादातर चांस है कि आपसे गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पूछे जाएं और उनके इवेंट पूछे जाएं, पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले प्रिपेयर करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताया कि इसका मोटो क्या है, इसका शुभंकर क्या है, ध्वजवाहक कौन कौन थे, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन मैच करने के लिए आ सकता है कि कोई भी खिलाड़ी का नाम दे दे, उसका खेल आपसे पूछ ले कि ये कौन सा खेल खेलता है। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, वो 29 में से। ऐसे लोगों के नाम नहीं पूछेगा जो हार गए या फिर बाहर हो गए। ठीक है, लास्ट में अपने को प्रिपेयर करना है कि ये इवेंट कब से कब तक हुआ और कौन सी जगह पर हुआ। तो जगह तो याद हो गया, क्योंकि पेरिस ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल गया कि पेरिस में हो रहा है, तो जगह अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बस डेट याद करना पड़ेगा कि कब से शुरू हुआ था ये, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो ये आपका करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स 15 दिन का पूरा हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स है, जो कि आज नहीं हो पाया। नहीं हो पाया इन द सेंस कि वो फाइल ही करप्ट हो गई है। ठीक है, ओपन नहीं हो रही है जो बनी थी। तो ऐसा करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है वो आपको पीडीएफ जो कंपाइल करवाऊंगा वो उसमें ही दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको अपने पास ले लेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके लिए बोल देता हूँ कि उनको या तो पीडीएफ ऑफिस से लेना पड़ेगा, या फिर ऑफिस के अलावा और कोई जगह है नहीं जहाँ पर ये मिल जाएगा। बोल रहे हैं कि शायद आपको बुक शॉप में भी मिल जाए, पर अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ज़्यादातर चांस है कि यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप एक बार ऑफिस विजिट करो और ऑफिस ले जाओ, लेकिन आज नहीं। आपको ये मिल जाएगा, आज बुधवार है, आपको शुक्रवार को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो शुक्रवार के बाद आप कभी भी आकर ये पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल तो बहुत कम इवेंट देखे अपन, मेनली नेशनल और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है लगभग 14 पेज थे, मतलब 14 पेज थे, मतलब 14 इवेंट थे जो आपको याद करने हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पिछले बार दिखाया था आपको, सेम फॉर्मेट में पीडीएफ बनी थी, पर किसी कारण से अब टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा भरोसा करके नहीं चला जा सकता, तो उसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। आज हो जाएगा वो, तो आपको वो चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है,
पर जो भी बता रहा हूँ भाई बहुत मेहनत से बना के बता रहा हूँ, तो प्लीज़ जो एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं वो लोग प्लीज़ मेहनत कर लेना, क्योंकि सारा खेल आप ही के लिए हो रहा है। ठीक है, आपकी साइड से मैं खेल रहा हूँ ऐसा समझ सकते हो कि आपको जो काम करना चाहिए था, आप कोई या तो नोट्स बनाते, पढ़ते, कहीं से निकालते, तो वो आपको बना बनाया मिल जा रहा है। बस अब आपका काम क्या बचा है, उसको रटने का। ठीक है, तो वो आपको अपना करके रखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आपको अभी से मिल जा रहा है। ये इवेंट आपको लास्ट में किसी बुक में मिलेगा जिसको आप अंतिम के 10 दिन में रटने की कोशिश करोगे, जो कि हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप पढ़ते चलिए। मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कि जो व्यापम वाले हैं वो क्या पढ़ लें और जो पीएससी वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा। तो आप उसके हिसाब से अपना शॉर्ट करके चीज़ों को रख के और याद करते चलिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक बार में लास्ट में बुक लेंगे और रट लेंगे, वो काम नहीं करना है। जैसे यूएस ओपन अपन पढ़ लिए, पेरिस ओलंपिक पढ़ लिए, पैरा ओलंपिक, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये दोनों इवेंट अच्छे से रट के और सभी खिलाड़ियों के नाम रख के और फिर इसके क्वेश्चन करके बैठ जाएं आराम से। ठीक है क्या, इसमें वेट नहीं करना है किसी का कि देखेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तो है मेरे पास पड़ा हुआ तो है। पूछूंगा बीच में कि आपसे किए कि नहीं किए। देखो, मेहनत मैं तभी कर पाऊंगा जब आप उसका उपयोग कर पा रहे हो। बात समझ आ रही है? मेरा मोटिवेशन क्या है, आप हो। यदि आपके ही काम नहीं आया चीज़, तो फिर मेरे बनाने का क्या मतलब हुआ उसको। सच्चाई है। फिर मेरा काम बनता है कि बस मैं अपना कोर्स कंप्लीट कराऊं और यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि करेंट का कमिटमेंट तो कोई नहीं करती, कोई संस्थान नहीं करती कि मैं करेंट भी आपको कंप्लीट करा के दूंगी, है ना। पर आपके लिए मेहनत करवाई जा रही है तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। ठीक है, जो अपीयर करने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं करना है उसकी तो कोई परेशानी नहीं है, वो सीखें कि कैसे बनाया जाता है करेंट अफेयर्स। ठीक है, बाकी जो अपीयर करने वाले हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो उनका काम बन जाएगा, उन्हीं का भविष्य बनना है, मेरे को कुछ नहीं मिलना है आपसे। ठीक है, बस आप मेरे रिजल्ट कहलाओगे, और वो भी मेरे नहीं कहलाओगे, संस्थान के कहलाओगे। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल मैं अकेले नहीं पढ़ाता, इस संस्थान में बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है क्या, तो इसलिए आपसे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलना था मिल चुका है। हाँ, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं दे रहा हूँ आपको, आप उसका सही से उपयोग करो और अपना करियर बना लो। तो जो बोल रहा हूँ वो प्लीज़ फॉलो कर लेना, उसको अच्छे से कर लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो यहाँ से मिलेंगे उसको भी और अच्छा किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हों या कुछ बातें और होनी चाहिए थी जो नहीं है, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ के। बाकी जितना बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशियंट है, आप आराम से उतना पढ़ के एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। पर हाँ, पढ़ने के लिए समय चाहिए, जो टाइम वेस्ट करेगा उसको समय नहीं मिलेगा, वो नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, यदि आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये सोचूं कि मैं घूम भी लूँ, परिवार वालों के साथ भी रह लूँ, दोस्तों से भी मिल लूँ, अपने जो दूसरे पसंदीदा काम है वो भी कर लूँ और साथ में पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो आपको पढ़ाई के साथ या तो आपको बाकी इवेंट्स के साथ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। जो जितना ज़्यादा करेगा उसको उतनी जल्दी पोस्ट मिल जाएगी, बाकी नहीं तो फिर 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक नाम होगे उनमें से। ठीक है, जिसकी जैसी कैपेसिटी। तो मेरी बात यदि जो सुन रहा है मान रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करना, क्लास कम बंक करो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि यदि पिछली क्लास नहीं समझ आई तो अगली क्लास। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम जनजाति पर्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आएँ, एटलीस्ट हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए, ताकि जब मैं बताऊं तो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये चीज़ पता थी मेरे को और इसी के बारे में मेरे को अब कुछ ज़्यादा जानने मिल रहा है। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे जहाँ पर अपन ट्राइब्स के फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जो कुछ पूछना हो तो आप क्लास के बाद ऑफिस